हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। जया गाइडेंस प्रोग्राम के क्लास 11 में मैं डॉक्टर कुमारी उषा +2 हाई स्कूल चाकन से आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले कई क्लासेस में हम सब सिस्टम्स पढ़ते आ रहे हैं, ह्यूमन सिस्टम्स पढ़ते आ रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक पार्ट होता है, जिसके अंतर्गत आज हम अपना दूसरा चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के ठीक पहले आपने डाइजेशन पढ़ रखा है। आई होप कि आप डाइजेशन समझते हैं। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच व्हाट वी इनटेक in a food that get digested through our alimentary canal and we get energy. डाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम जो भी खाद्य पदार्थ भोजन के रूप में अपने शरीर के लिए ग्रहण करते हैं और वह भोजन पदार्थ, वो खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के अंदर जाकर करके जो हमारे पाचन तंत्र है उसके थ्रू कई स्टेप्स से गुजर के हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं वाई वी गेट फूड, हमें भोजन क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें यानी हमारे शरीर के अंदर ऐसे कई सारे प्रोसेस है और द होल प्रोसेस के संचालन के लिए, पूरे शरीर के अंगों के संचालन के लिए, शरीर की पूरी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें फूड के थ्रू मिलती है। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि ये फूड एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है? दिस इज द क्वेश्चन। ये फूड जब एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमने खा लिया और खाने के बाद वह भोजन पच करके रस के रूप में हमारे ब्लड में मिल जाता है। ब्लड में मिलने के बाद वो हमारे शरीर को कैसे ऊर्जा देता है? कैसे देता है? इसे हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसे आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के रूप में या इस नाम से आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। बच्चों, श्वसन तंत्र और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये दो नहीं, एक ही चीज के अलग अलग नाम है। रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग ये दो अलग चीज है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ब्रीदिंग क्या है और रिस्पिरेशन क्या है। तो इससे पहले हम इसको बोर्ड पे डिस्कस करें। हम अपने स्लाइड की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा स्लाइड क्या कहता है। लेट्स मूव टू द स्लाइड। आप ये वर्चुअल स्कूल ऑफ गया का लोगो देख रहे हैं। ये दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। बच्चों, आप जो इंट्रोडक्टरी स्लाइड है इसी को देखिए। यहाँ गले के ठीक नीचे हमारे लंग को हाईलाइट किया गया है और यहाँ एक ऑरेंज के पल्प के थ्रू, ऑरेंज का जो होता है उसके थ्रू दिखाया गया है कि ये जो हमारा विंड पाइप है जो यहाँ दोनों लंग से कनेक्टेड है। इसको यहाँ हम डिटेल में देख रहे हैं। अब देखिए, यहाँ ह्यूमन जो है वो ब्रीथ कर रहा है, नाक के थ्रू ऑक्सीजन को ले रहा है। हम हवा नहीं करेंगे, ऑक्सीजन को हम ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि हम ऑक्सीजन सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और ये प्रक्रिया मुश्किल से 2 से 3 मिनट की होती है। हम सांस लेने में मैक्सिमम भी अगर टाइम लगा तो मुश्किल ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट तक ब्रीथ कर सकते हैं, यानी इनहेल कर सकते हैं। अंदर सांस लेने की क्रिया को इनहेलेशन कहते हैं और सांस छोड़ने में मैक्सिमम 3 मिनट का टाइम हम लगा सकते हैं, जिसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं, यानी बाहर निकालना, श्वासोच्छ्वास जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ये हमारा ट्राइकिया है। दिस इज द राइट लंग, दिस इज द लेफ्ट लंग। अगर ये हमारी तरह है, जैसे दिस इज द राइट लंग और ये लेफ्ट लंग। यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ ये जो लंग का ही एक पोर्शन यहाँ दिखाया गया, दैट इज द एल्वियोली वॉल। एल्वियोली इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है क्योंकि यही वो लेयर है, यही वो पार्ट है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसा कि आपने बोर्ड पर हेडिंग को भी देखा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान। ऑक्सीजन यहाँ अंदर जा रहा है और ये अंदर कहाँ जा रहा है? ब्लड कैपिलरीज में जा रहा है। आप यहाँ लिखा हुआ भी पढ़ सकते हैं, दिस इज द ब्लड कैपिलरीज।
रेड कलर से इसको इंडिकेट किया गया, दिस इज द रेड मीन्स आरबीसी विथ ऑक्सीजन। यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी इसका डार्क कलर दिखाया गया। कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ जा रहा है, वापस इन एल्वियोली। यही फिर एल्वियोली से होते हुए रिस्पिरेटरी के वेरियस पार्ट्स जो होते हैं, सिस्टम के पार्ट जो होते हैं, उससे होते हुए हमारे लंग्स में आता है, लंग्स से फिर ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से फिर हमारे नॉस्ट्रल से होता हुआ हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। आई होप कि आप बच्चों ये समझ रहे हैं। तो सबसे पहले जरा सा इंट्रोडक्शन कम इसका डेफिनेशन देख लें, व्हाट इज डाइजेशन। तो जैसा मैंने बोर्ड पे बताया वही चीज यहाँ पे ही गई है। डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि हम जो खाते हैं दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, यू नो वेरी वेल, विटामिन खाते हैं हम, मिनरल्स खाते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स इन मीन्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि आप सिंपल खाते हैं, क्या खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं। जैसे आप यहाँ आप इस रिएक्शन को देखें, आप इस समीकरण को देखें, यहाँ ये ग्लूकोज है, ये कंपाउंड है, क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है। फूड क्यों है, क्योंकि हमने इसका अपना आम बोलचाल की भाषा में मैंने इसे फूड कह दिया, रोटी कह दिया, चावल कह दिया, लेकिन केमिकली तो ये ग्लूकोज है। और उससे भी हम ज्यादा जाएं तो दिस इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर। तो कॉम्प्लेक्स फूड सच एज फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन, ब्रोक करते हैं, टूटते हैं सिंपल फॉर्म में। यहाँ कार्बन अलग हो रहा है, हाइड्रोजन अलग हो रहा है, यहाँ कंपाउंड जो है वो और सिंपल कंपाउंड में ब्रेक डाउन कर रहा है, और फिर ये आगे जाके कार्बन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, एच अलग हो जाता है, वो अलग हो जाता है। These simple molecules of foods hold energy, hold energy यानी उनके अंदर ऊर्जा होती है, और उस रिएक्शन के थ्रू एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जैसे यहाँ ग्लूकोज जो है कार्बन की उपस्थिति में, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, हमने जो सांस लिया है, हमने जो ब्रीदिंग की है, उससे वो ऑक्सीजन हमारे श्वास नली से होता हुआ, ट्रैकिया से होता हुआ एल्वियोली तक गया, और एल्वियोली से फिर वो ब्लड में गया, और ब्लड के साथ वो सेल लेवल पर जाके, कोशिका के स्तर पर जाकर के ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है। इसके बाद ये ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। आपको पता है कैलोरी जूल जो होता है वो एनर्जी का क्या होता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। कोई भी रासायनिक प्रक्रिया, जब रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, आप जानते हैं। तो वही चीज जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया, उसे हम एनर्जी को क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड मींस बंधी हुई एनर्जी। एंड दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज रिस्पिरेशन। बच्चों आप थोड़ा सा यहाँ और गौर करें, ज्यादा गौर करें कि यहाँ पर ये रिस्पिरेशन कह रहा है। इससे पहले हमने ब्रीदिंग कहा था, यानी ब्रीदिंग अलग है, रिस्पिरेशन अलग है। ब्रीदिंग साधारण सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को ब्रीदिंग कहते हैं। हमने सांस लिया, सांस छोड़ा, दिस इज ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास जिसको कहते हैं। लेकिन रिस्पिरेशन वो क्रिया है जो हम सांस लेने के बाद जब ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ले जाते हैं, वह ऑक्सीजन जब हमारे फूड के साथ, यानी जो हमने खा करके पचा लिया उस फूड के साथ, जो कंपाउंड हमने अभी देखा उसके साथ जब रिएक्शन कर करके एनर्जी रिलीज करता है, तब उसे क्या कहते हैं, रिस्पिरेशन। यानी कि ब्रीदिंग के बाद हमारी क्रिया क्या होती है, रिस्पिरेशन की क्रिया होती है। और इस रिस्पिरेशन के थ्रू हमें क्या मिलती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, हमें एनर्जी मिलती है, जिसका हमारा शरीर अपने हर दिन के और हर पल के 24/7 हमारे काम को करने में इस्तेमाल करता है। क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो भले ही हमारे शरीर के बहुत सारे अंग काम नहीं कर रहे होते, लेकिन जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, हमारे हार्ट, ब्रेन, लंग्स, दे आर कंटिन्यूअसली वर्किंग। क्लियर, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर इसे मैंने एक स्लाइड के रूप में भी डाल दिया है कि वाई वी नीड एनर्जी। एनर्जी की हमें क्या जरूरत होती है, हमें क्या आवश्यकता है कि हम एनर्जी लें। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू द बॉडी, शरीर में सारे ट्रांसपोर्ट हो सके, जितने भी सब्जेक्ट, चाहे वो हमने जो खा के पचाया है, जिसको हम ऊर्जा के रूप में लेने वाले हैं वो, या फिर जो वेस्ट मटेरियल, चाहे वो हमारे यूरिन हो, स्टूल हो, या हमारे रिस्पिरेशन हो, हमारा पसीना, उसे भी तो हम शरीर से बाहर निकालते हैं, तो उस बाहर निकालने में भी तो एनर्जी चाहिए। या हमारे म्यूकस से, हमारे नाक से बहुत सारी चीजें निकलती हैं, आंख से लैक्रिमल ग्लैंड से हमारे आंसू निकलते हैं, तो वो सभी तो वेस्ट निकलते हैं। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स एंड एंजाइम,
आप जानते हैं बच्चों कि आप लोग बढ़ने वाले बच्चे, अभी यू आर इन ग्रोइंग स्टेज, तो अभी आप बढ़ रहे हैं, तो हर दिन नए सेल बनेंगे तभी तो आप बढ़ेंगे। क्योंकि आप साधारण सी बात जानते हैं, बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं कि अमीबा कैसे बढ़ता है। एक सेल है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाता है और वो बढ़ जाता है, ग्रोथ उसकी हो जाती है। तीसरा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स फॉर मैकेनिकल वर्क एंड मूवमेंट। मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, जैसे मैं ऐसे लिख रही हूँ, आप मुझे बोलते हुए देख रहे हैं, देख भी रहे हैं, रेस्पॉन्स भी कर, तो मसल्स तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसके लिए तो ऊर्जा चाहिए। तो इस तरह से सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड फॉर द प्रोटीन, ये आप आगे के क्लास में जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तब जानेंगे एमिनो एसिड्स और प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन से ही हमारे शरीर का ग्रोथ होता है, आपके हेयर्स, नेल्स और ब्रेन काफी एक्टिव होते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन नर्व, आपके फिंगर में एक पिंच उठता है, मच्छर काटता है, आप फटाक से उसे हटाते हैं, तो ये नर्व से यहाँ फिंगर से मैसेज ब्रेन तक जाना, ब्रेन से मैसेज आना कि आप उसे हटाओ, तो ये नर्व सेल का कंडक्शन में भी ऊर्जा चाहिए। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वर्क्स आवर बॉडी नीड फॉर द परफॉर्मिंग ऑल दीज एक्टिविटीज। हमारे शरीर के ऐसे बहुत सारे कार्य हैं और लगभग सारे कार्य को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम भोजन इंटेक करते हैं और उस भोजन को फिर हम ऑक्सीडाइज कर करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा कि एनर्जी कैसे मिलती है, आप जानते हैं, पिछले स्लाइड में भी आपने यहाँ देखा, मैं एक बार फिर आपको दिखा दूं। यहाँ पे 2808 किलो जूल एनर्जी किस फॉर्म में है, एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो जब हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, ये स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, आपने पढ़ रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ऊर्जा भी, जैसे फोन की बैटरी को हमने एक बार मोबाइल को चार्ज में लगा दिया तो फोन चार्ज नहीं होता, द बैटरी इज चार्ज, है ना। आप बैटरी को निकाल करके दूसरे मोबाइल में सेट कर सकते हैं और आप उस मोबाइल का यूज कर सकते हो और वो जो पहले वाला मोबाइल है वो एज इट इज पड़ा रह जाएगा। ठीक उसी तरह से कोशिका का जो बैटरी है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीडेशन के बाद जो ऊर्जा रिलीज होती है वो रिलीज होकर के एटीपी के रूप में कहा, माइटोकॉन्ड्रिया में जमा होता है। जब हमें कोशिका की आवश्यकता होती है या हमें जरूरत होती है अपने फिंगर्स को हिलाने की, बातचीत करने की, तो वो एटीपी क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, यानी उसका ब्रेकडाउन होता है और उसमें फिर वो एडीपी के फॉर्म में, यानी एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट अब हो गया क्योंकि वो 3 से 2 हो गया और यहाँ एनर्जी को हम किसमें, अपने काम के लिए यूज करते हैं। ओके, जिस बात की मैंने पहले चर्चा की वही आप यहाँ देखिए बच्चों, डिफिनेशन से लेकर के कई ऐसे स्टेप्स हैं जिसमें हम ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को हम अलग कर सकते हैं। यहाँ हेडिंग सेलुलर रेस्पिरेशन दिया हो तो इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस रेस्पिरेशन की बात हम कर रहे हैं, जिस ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, वो कहाँ पर हो रहा है, सेल लेवल पर हो रहा है, कोशिका लेवल पर हो रहा है और कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और उसी माइटोकॉन्ड्रिया में वो ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा होती है। तो हम कह सकते हैं कि रिस्पिरेशन इज सेलुलर रेस्पिरेशन। आप समझ रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन में अंतर कर लें। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। साधारण ऑक्सीजन लेने की, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया ब्रीदिंग होती है, लेकिन यहाँ क्या कहता है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज की टूटने की क्रिया, जिससे हमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी रिलीज होती है और जिसको हम अपने कैरी करते हैं सेल्यूलर फंक्शन के लिए, उसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन है। प्रोसेस कहाँ होता है, ब्रीदिंग साधारण आप जानते हैं कि आप सांस लेते हैं, आपके लंग्स फैलते हैं, लंग्स ही खुलते हैं, तो दिस इज द ब्रीदिंग। कहाँ हो रहा है, हमारे लंग्स में हो रहा है, उसके आगे एल्वियोली में हो रहा है कि ब्लड कैपिलरीज में हो रहा है, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम वी कैन सिंपली फील दैट कि हम सांस ले रहे हैं तो हमारे फेफड़े फैल रहे हैं, छोड़ रहे हैं तो फेफड़े सिकुड़ रहे हैं और पेट भी ऊपर नीचे हो रहा है, यानी उसमें नीचे एक और है डायफ्राम, जो कि आप 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद रेस्पिरेशन कहाँ होगा, सेल में होगा, क्योंकि सेल से, अभी आप इस डायग्राम को अच्छे से देखें, दिस इज द वेरी सिंपल और कंक्रीट डायग्राम है, ये पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। आप यहाँ ध्यान से देखें, जैसे हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, इनहेल्ड एयर, किस एयर को लिया, ऑक्सीजन को लिया। यहाँ रिस्पिरेटरी पैसेज यानी वही ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स से होता हुआ वर्ग है लंग्स में। एल्वियोली लंग्स द स्मॉलेस्ट यूनिट, वहां से ऑक्सीजन कहाँ गया, ब्लड कैपिलरीज में गया, ब्लड कैपिलरी से होता हुआ वो कहाँ गया, टिश्यू या सेल, एक ही बात है।
कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जिसका ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम है, उसको हम टिश्यू कहते हैं। तो सेल में आया, यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गया यानी एक्सचेंज हो गया, ऑक्सीजन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड चला गया। बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे हमारे घर में आजकल कोई फंक्शन होता है तो बहुत सारा सामान मंगाना भी होता है और भेजना भी होता है, तो वो भी साइकिल पे ढेर सारा सामान रख के घर में ले आते हैं, और जो कुछ भी वापस करना होता है या ले जाना होता है तो उसी साइकिल पे सामान को रख दिया और लेके चले गए। आई होप कि आप समझ रहे इस चीज को। तो एक्सचेंज ऑफ यहाँ पर वहां पर सामान लगेज ना होकर के क्या हो गया, एयर का एक्सचेंज हो गया, गैसों का एक्सचेंज हो गया। यहाँ ऑक्सीजन आ गया, यहाँ CO2 हो गया, और फिर उसी कैपिलरीज के थ्रू, यानी यहाँ पर कैपिलरीज को वेन भी आप सुन पढ़ रखे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में कि वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके हार्ट तक जाता है, हार्ट से फिर लंग में, फिर वापस चला जाता है। यहाँ से CO2 आए और CO2 फिर वापस निकले। क्लियर? यहाँ लिखा हुआ भी ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यही सेल पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगला हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, जो कि ATP के फॉर्म में होती है। यहाँ कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है क्योंकि हम बहुत सिंपल सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ प्रोसेस, ब्रीदिंग इज अ वॉल्यूंटरी एज वेल एज इनवॉल्यूंटरी फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल क्यों है, क्योंकि ये शरीर के थ्रू होता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए अपनी नाक को बंद कर लें तो हम सांस नहीं ले सकते हैं, तो यानी शरीर के थ्रू हो रहा है। वहां पे हम चाहे तो रोक सकते हैं और ना चाहे तो एज यूजुअल हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि हम सांस ले रहे होते हैं। पता चलता है जब बहुत काफी गौर करते, यस वी आर ब्रीदिंग, हम सांस ले रहे हैं। और बहुत सारे ज्ञानी ध्यानी लोग कहते हैं कि ध्यान करने के लिए कुछ और नहीं, बस अपने सांस को देखिए, बस वही आपका ध्यान हो गया। योर फुल कंसंट्रेशन, आप बच्चे पढ़ने के लिए कंसंट्रेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो कंसंट्रेशन का सिंपल मेथड है कि जस्ट 1 और 2 मिनट कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई के लिए अपने आप बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये वॉल्यूंटरी भी है एज वेल एज इनवॉल्यूंटरी है, लेकिन ये इनवॉल्यूंटरी भी है, ये आप चाहे तो ना चाहे तो ये काम होता ही रहेगा। नेक्स्ट इज द सेल्यूलर एक्टिविटी। सेल्यूलर एक्टिविटी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है, जबकि ये इंट्रा सेल्यूलर, सेल के अंदर ये हो रहा है। यहाँ कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता है, यहाँ पे ए लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम इज यूज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। एसोसिएटेड ऑर्गन्स, ऐसे कौन कौन से ऑर्गन जो है वो इससे एसोसिएटेड है, इससे नोज, लंग्स, ट्रैकिया, लैरिंक्स, फेरिंक्स सभी एसोसिएटेड है। यहाँ सिंपल माइटोकॉन्ड्रिया। आप यहाँ इस डायग्राम को देखें तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। बच्चों, हमें साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को सबसे ज्यादा क्लियर करना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। तो आप यहाँ देखें, ये जो डायग्राम है ये दिखा रहा है कि कैसे सोलर एनर्जी, बच्चों आपको पता है कि जो कुछ भी हम फूड इनटेक करते हैं किस लिए, ऊर्जा के लिए। अगर आप फास्टिंग करते हैं तो इनमें कि 8 घंटे 10 घंटे में आपको भूख ना लगे, उसके बाद आपको भूख लगनी शुरू होती है। ये भूख लगना क्या है, दिस इज द इंडिकेशन दैट योर बैटरी इज गोइंग डाउन। आपके शरीर की ऊर्जा क्या हो रही है, कम रही है, और वैसे में आपको भोजन करने की जरूरत पड़ती है और आप खाना खाते हैं। तो हम खाना में क्या खाते हैं, वही रोटी, चावल, दाल, या फिर हम एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं, मिल्क खाते हैं, बटर खाते हैं, घी खाते हैं, दही खाते हैं, या एग खाते हैं, फिश और मीट खाते हैं। तो ये जो कुछ भी होल एंड सोल हम खा रहे हैं, दे ऑल आर प्लांट्स प्रोडक्ट। आप समझ रहे हैं प्लांट प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि रोटी चावल तो प्लांट से ही आया है, धान, गेहूं, चना जो भी है वो प्लांट ने उपजा के हमें दिया है। और जो एनिमल प्रोडक्ट्स हम खा रहे हैं वो एनिमल्स भी एट लास्ट दे आर डिपेंड ऑन द प्लांट्स। बकरी को, गाय को हम क्या खिला रहे हैं, वही घास खिला रहे हैं, चोकर खिला रहे हैं, वो सभी तो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। और वो प्लांट कहाँ से उसे ले रहा है, सोलर से ले रहा है। आप जरा सा बोर्ड पर इसको देखिए और समझिए। बच्चों आपको पता है आप यहाँ देखें कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है। आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही हरे पौधे अपने लिए भोजन का उत्पादन करते हैं।
ये भोजन का उत्पादन क्या है? तो वो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, उससे पहले हम और देख लें तो हमारा और क्लियर हो जाएगा, जवाब अपने आप आ जाएगा। आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है? हर एक पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर के रिएक्शन करते हैं, और इसके लिए क्या होता है? उन्हें सनलाइट चाहिए और एक चीज चाहिए जो उनके पास अपने आप होता है, दैट इज क्लोरोफिल। इस रिएक्शन में ग्लूकोज बनता है प्लस ऑक्सीजन रिलीज होता है। क्लियर? यही होता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलकर के ये ऑर्गेनिक एलिमेंट्स यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये काम कहाँ हो रहा है? लीफ में हो रहा है, और लीफ के ग्रैना में हो रहा है, यानी क्योंकि क्लोरोफिल वही होता है। क्लोरोप्लास्ट भी जिसको हम कह सकते हैं क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट। ये ग्रैना में हो रहा है, स्टोमाटा ग्रैना। स्टोमाटा के थ्रू CO2 गया, H2 उसका जो मिनरल ट्रांसपोर्टेशन उसके थ्रू गया, सनलाइट और क्लोरोफिल के थ्रू हुआ। अब आप चलिए यहाँ, अब ये चीज जब हमारे शरीर के अंदर गया, बॉडी के अंदर गया, इनसाइड द बॉडी हमने लिया, और यहाँ बॉडी में इसका फिर ब्रेक डाउन हुआ। तो यहाँ ये C6H12O6 जो होता है किसकी उपस्थिति में? जब इस ऑक्सीजन को यहाँ उन्होंने रिलीज कर दिया था, उसी ऑक्सीजन के साथ वो फिर रिएक्शन करते हैं और यहाँ पे क्या बनाते हैं? हालांकि अब ये बैलेंस नहीं होगा, मैं देख लूं तो ये यही रिलीज होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर कहाँ चला जाता है? बाहर। कहां से? बॉडी से बाहर, आउटसाइड द बॉडी, आउट ऑफ द बॉडी। और फिर ये बॉडी से कहां चला जाता है? इन्वायरमेंट में चला जाता है, इन्वायरमेंट में चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर इसी इन्वायरमेंट के कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूज करते हैं। क्लियर? समझ रहे हैं आप? इन्वायरमेंट के कार्बन डाइऑक्साइड को किसने लिया? प्लांट्स ने लिया, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को उन्होंने सनलाइट और क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया और ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। ऑक्सीजन उनका एक बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ है। फिर जब हमारे शरीर के अंदर, न केवल हमारे शरीर के अंदर, और भी जो एनिमल्स हैं, जो भी लिविंग है, उनके बॉडी के अंदर हो गया, वहां वो ब्रेक डाउन हुआ, और ब्रेक डाउन होने के बाद फिर वही चीज बन रही है और वही फिर रिलीज हो रही CO2। यहाँ उन्होंने O2 इंटेक किया था, CO2 को आउट किया, यहाँ उन्होंने CO2 इंटेक किया था, O2 आउट किया। तो दिस इज द बैलेंसिंग साइकिल। आप देख रहे हैं बच्चों की एक साइकिल के रूप में, एक चक्र के रूप में ये काम हो रहा है, और ये लगातार काम हो रहा है, और इस काम के कारण ही हमारे प्रकृति में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना हुआ है। आप बच्चों इसे ये समझ सकते हैं कि प्लांट्स का हमारे लाइफ के लिए, न केवल ह्यूमन की बल्कि किसी भी लिविंग के लिए प्लांट्स का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर प्लांट्स ना होंगे तो ऑक्सीजन न होगा, और CO2 बढ़ता रहेगा, तो फिर जो आजकल जितने भी आप ओजोन लेयर डिप्लेशन सुन रहे हैं, आप एसिड रेन सुन रहे हैं, और भी जितने पॉल्यूशन देख रहे हैं, एसिड रेन देख रहे हैं, वो सब क्या हो रहा है? इसी की वजह से तो हो रहा है। तो वी शुड केयर फॉर आवर ग्रीन इन्वायरमेंट। हम बच्चों क्या चाह रहे हैं कि हम मंगल पे जाके बसे, चांद पे बसे, और अपनी धरती को क्या बना रहे हैं? चांद और मंगल बना रहे हैं। क्या हम उजाड़ बनाने की कोशिश में नहीं है? विकास के दौर में हम इतने आगे बढ़ते जा रहे हैं कि हर दिन कितने सारे पेड़ काटते जा रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम मंगल और चांद पे बसे। तो ये मेरी अपील रहेगी कि आप बच्चों, यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, आप हमारे देश के भविष्य हैं। आप अपनी धरती को पहले धरती बना के रखें, फिर तो चांद और मंगल ही नहीं, हमारा बृहस्पति भी हमारा है। तो आगे हम अपनी स्लाइड की ओर देखें, जो कि यहाँ वही दिखा रहा है बच्चों। आप देखें कि सन से वही सनलाइट एनर्जी क्लोरोप्लास्ट में आई है, और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट या जो ग्लूकोज है वो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया तक गई है, क्योंकि सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। सेल के लेवल पर ये काम हो रहा है। यहाँ पर CO2 और H2O जो कि मैंने बताया, यहाँ ATP, लेकिन इस रिएक्शन में ATP रिलीज हुई, ब्रेकडाउन के दौरान ATP रिलीज हुई, जिसका हमारा बॉडी यूज करता है। यहाँ पर देख लें एक बार, अगेन रेस्पिरेशन में भी रिफर्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। फिजिकल और बायोकेमिकल क्यों है? कि फिजिकली हमारा बॉडी इन्वॉल्व है, सेल इन्वॉल्व, सेल भी तो हमारे बॉडी का पार्ट है, और ऑक्सीजन भी तो हमारे लंग्स के थ्रू, बॉडी ऑर्गन के थ्रू ही गया है। यहाँ प्लांट का ऑर्गन है लीफ, तो ये ऑर्गन का भी हो गया, फिजिकल भी हो गया,
और बायोकेमिकल क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, एक कंप्लीट प्रोसेस है। अब हम बच्चों आते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, क्योंकि हमें ह्यूमन के बारे में पढ़ना है तो हम ह्यूमन का पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम और यहाँ देखिए बोर्ड पे, तो ये रिस्पिरेशन होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है एरोबिक रिस्पिरेशन, एक होता है एनएरोबिक रिस्पिरेशन। तो मुझसे कहें यहाँ रिस्पिरेशन, तो कहते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन ऐसा रिस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य, एरोबिक यानी विथ एयर, तो एयर के रूप में तो हम ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, तो विथ ऑक्सीजन ये रिएक्शन होगा। इस रिएक्शन में जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे दिखाया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और यहाँ पे एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पर एटीपी के 36 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। इस ऊर्जा में कितने एटीपी के मॉलिक्यूल होते हैं? 36। हालांकि बनते 38 हैं, एटीपी के 38 मॉलिक्यूल बनते हैं, लेकिन हमें प्राप्त 36 ही होता है, तो 2 कहाँ चला जाता है? तो इस रिएक्शन को परफॉर्म करने में भी तो एनर्जी लगती है, तो उस रिएक्शन के परफॉर्मेंस से उस प्रतिक्रिया को करने में, अभिक्रिया को होने में एटीपी के 2 मॉलिक्यूल खत्म हो जाते हैं। अब आता है बच्चों एनएरोबिक रिस्पिरेशन। एनएरोबिक रिस्पिरेशन वह रिस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, विदाउट ऑक्सीजन। तो ये जो एनएरोबिक रिस्पिरेशन है, ये हमें तो बहुत जगह खैर पढ़नी है, लेकिन हम बस 3 को ही याद रखना है क्योंकि इससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। खास करके मेडिकल में भी कई ऐसे बारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो सबसे सिंपल है हमारा, जो आप पढ़ चुके हैं फर्मेंटेशन, ईस्ट पढ़े हैं, तो एक हमारा ईस्ट हो जाता है, ईस्ट का रिएक्शन। और दूसरा जो हमारा है वो है जो ह्यूमन मसल्स हैं और जो आरबीसी है उसमें भी एनएरोबिक रिस्पिरेशन होता है। तो एक ह्यूमन मसल और आरबीसी, मैच्योर आरबीसी में ये होता है। ईस्ट में जब ये रिएक्शन होता है तो इसमें पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ये रिएक्शन यहाँ ब्रेकडाउन हो रहा है, दिस रिएक्शन यहाँ ब्रेकडाउन हो रहा है, तो यहाँ पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ये पायरुविक एसिड ब्रेक डाउन होकर के इथाइल अल्कोहल बनाता है। इथाइल अल्कोहल बनाता है और C2H5OH और CO2 के 2 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं और 2 मॉलिक्यूल ही एटीपी का बनता है। अब आप बताइए कि जहां 36 मॉलिक्यूल बन रहे थे वहां केवल 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो क्या पूरी ऊर्जा मिल रही है? नहीं मिल रही है। जब ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन मसल्स की बात करें, यहाँ पर इथाइल अल्कोहल न बन करके लैक्टिक एसिड बनता है और यहाँ पर भी 2 एटीपी के मॉलिक्यूल ही बनते हैं, 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं और फिर वहां ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और 2 एटीपी ही ऊर्जा मिलती है। तो खैर रिएक्शन में जो भी हो, मेन हमारा पर्पस तो एनर्जी चाहिए, कम मिलना है ना, क्योंकि हम खा तो इसीलिए रहे हैं, ऊर्जा के लिए ही तो हम भोजन इंटेक कर रहे हैं। तो चूंकि एटीपी के मॉलिक्यूल कम है तो एनएरोबिक रिस्पिरेशन जो होता है वो हमारे लिए इतना हेल्दी, इतना खास नहीं होता है, जबकि एरोबिक रिस्पिरेशन में हमें कंप्लीट एनर्जी मिलती है। इसके साथ ही बच्चों हम चलते हैं अपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और थोड़ा सा हम और एक चीज यहाँ देख लें। बच्चों आपने पिछले कई क्लासेस में ये पढ़ा होगा
रिस्पिरेशन के कई स्टेप्स होते हैं, कई तरीके होते हैं। जैसे अगर हम सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे ह्यूमन लंग्स से सांस लेते हैं, लेकिन और भी तो ऑर्गेनिज्म है, वो कैसे सांस लेते हैं? तो अगर सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, ये जो सिंपल लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, तो ये कैसे सांस लेते हैं? तो उनके सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर से वो सांस लेते हैं। सिंपल बॉडी सर्फेस से वो ब्रीदिंग करते हैं। और इसमें आ जाता है आपका प्रोटोजोआ, पोरीफेरा। दूसरा आप चले बॉडी सर्फेस से जो सांस लेते हैं, जैसे अर्थवर्म, उनका मॉइस्ट होता है, या स्किन से हम उनको कह सकते हैं, रिस्पिरेशन थ्रू द स्किन। तो उसमें आ जाता है आपका अर्थवर्म। आगे आप चले तो आप देखते हैं कि कॉकरोच जो एनालिडाज हैं, तो वो कहां सांस लेते हैं? ट्रैकियल ट्यूब से सांस लेते हैं। ये आप पिछले कई क्लास में पढ़ चुके हैं, खास करके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ट्रैकियल ट्यूब से सांस लेता है। तो जितने भी ये इंसेक्ट्स हैं, अगला आप आइए तो जो गिल्स से सांस लेते हैं, गिल्स से जिनकी ब्रीदिंग होती है, उसमें आपके सारे पीसीज आ जाते हैं। पीसीज आ जाते हैं। और फिर लास्ट इज द लंग रेस्पिरेशन, जिसको कि हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इसमें वो सारे एनिमल्स आ जाते हैं, वो सारे लिविंग आ जाते हैं जो लैंड पे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तक जो गिल्स तक रेस्पिरेशन होता है वो एक्वाटिक होता है। आप देखते हैं कि फ्रॉग में हमें वो लंग से भी रेस्पिरेशन करता है, लंग से और बॉडी सर्फेस से भी करता है, और उसमें बहुत थोड़ा सा लंग का और ये गिल्स का तीनों फॉर्म मिलता है, जिससे कि वो वाटर में भी रह लेता है और लैंड में भी रह लेता है। लेकिन लंग्स वाले जितने हैं वो लैंड एनिमल हैं या लैंड ऑर्गेनिज्म, हम यहाँ सिंपल लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लैंड ऑर्गेनिज्म। तो इसमें आ जाएंगे आपके सारे रेप्टिलियंस, आपके हो जाएंगे एप्स, मैमेलियन, ये सभी आपके इसमें आ जाएंगे। तो हमें जो पढ़ना है बच्चों, वो लंग्स रिस्पिरेशन पढ़ना है, पल्मोनरी रिस्पिरेशन पढ़ना है, और इसमें हमें पढ़ना है मैमल्स के बारे में। तो हम चले मैमल्स की ओर पढ़ने, यानी ह्यूमन के बारे में पढ़ने। तो आइए हम चले स्लाइड की ओर, देखें हम अपने ह्यूमन रिस्पिरेशन को। आप स्लाइड देख रहे हैं। ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग्स टू द क्लास मैमेलिया, और ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन या रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंप्लीट सेटअप आप देख रहे हैं। आप अपने आप को भी आप देख सकते हैं, दिस इज आवर नॉस्ट्रिल, जिससे हम इनटेक और करते हैं। यहाँ नजल कैविटीज पर, दिस इज द नॉस्ट्रिल जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो सिंपल फ्लेक्सिबल होता है, सिंपल बोनी होता है, और यहाँ से ये नजल कैविटी के थ्रू हम एयर हमारे नाक के अंदर जा रही है। जब ये नाक के अंदर जाती है बच्चों, तो चूंकि बाहर का जो हवा है वो गर्म हो सकता है, और अभी ठंड का मौसम आने में वो हवा ठंडी हो जाएगी, और हमारा बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो अगर हम ठंडी सांस लें या ठंडी हवा लें तो वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, और गर्म, जैसे गर्मी के दिनों में जब लू चलती है उस समय हम सांस लेते हैं हमारे वो भी हार्मफुल होगा। तो हमारे नजल कैविटी में, थोड़ा सा बोर्ड पर बना के इसको दिखा दूं मैं, बॉडी कैविटी जो नजल कैविटी है उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर। नॉस्ट्रिल के थ्रू जब एयर हमारे नाक के अंदर जाती है, तो वो हवा जो ये ऑक्सीजन जो हमारे नाक के अंदर, वो उसके लिए एक लंबा पैसेज मिल जाता है, वो यहाँ से ऐसे होते हुए आती है। तो ये जो चैम्बर है, जो नजल चैम्बर है, ये नजल चैम्बर यहाँ पर एसी का काम करता है। आपको पता है एसी का परफॉर्मेंस, टेम्परेचर बाहर कैसा भी हो लेकिन रूम का टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो वो जो बाहर की चाहे गर्म हवा आ रही हो या ठंडी हवा आ रही, वो सीधे इसके थ्रू होते हुए हमारे ट्रैकियल रीजन तक जाती है। तो ये क्या हो जाती है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर के अनुकूल हो जाती है, बॉडी के टेम्परेचर के सुटेबल हो जाती है। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर आई। यहाँ आने के बाद आप ये फायरिंग्स देख रहे हैं, यही इसको ये फायरिंग्स एरिया है, यहीं से आपका वो हमारा जो ओइसोफेगस है, फूड पाइप, वो कनेक्ट होता है। यही एक ग्लॉटिस होता है,
जो कवर करता है, ताकि एक वो जगह जहाँ पे हमारा विंड पाइप यानी सांस लेने वाली नली और फूड पाइप खाने वाली नली एक जगह पे बिल्कुल इस तरह से एक्टिव होती है, जैसे ये और ये। और यहाँ पर एक सिंपल कवर होता है, दैट इज कॉल्ड इपिग्लॉटिस। आप कहते हैं कि सरक गए, हम थोड़ी सरक गए, तो सरकते नहीं है, वो जो भोजन है का जो पाइप है वो हमारे नाक वाले पाइप में यानी विंड पाइप में लगता है। और चूंकि दे आर वेरी सिंपल, वेरी थीन मसल्स और वेरी सेंसिटिव मसल, तो वहां पे इरेक्शन शुरू होता है, सेंसेशन शुरू होता है और हमें सरकने जैसा फील होता है कि, तो यहाँ पे एक कवर होता है, दैट इज कॉल्ड इपिग्लॉटिस। ये उसको कवर कर देता है, जिससे का हम लोग सुने भी हैं और जानते भी हैं कि हमें भोजन बहुत आराम से खाना चाहिए। इसके पीछे का जितने भी हमारे परंपराओं में जो शब्द बोले गए हैं या जो निर्देश दिए गए वो हमारे हेल्दी लाइफ के लिए दिए गए हैं, ताकि हमारा ह्यूमन लाइफ, इंसान का जीवन, मानव जीवन श्रेष्ठ हो। तो आप आगे यहाँ देखिए, ये दिस इज द लैरिंक्स और वोकल कॉर्ड। यहीं पर आवाज, हवा जब हमारे गले में जाती है तो वहां पे सेंसेशन होता है, वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन के थ्रू आवाज आती है, दैट इज द लैरिंक्स। इसके बाद ये ट्रैकिया, ये सिंपल बोनी होता है जो आगे आप और देखेंगे। यहाँ आने के बाद ये ट्रैकिया जो वो दो कंप्लीट भाग में डिवाइड हो जा रहा है, राइट और लेफ्ट। आप देख रहे राइट वाला 3 चैम्बर में डिवाइड है, राइट वाला लंग बड़ा भी होता है, लेफ्ट वाला स्लाइटली छोटा होता है फॉर द हार्ट। वहां पे हार्ट भी तो अटैच होता है, तभी तो गैस का आदान प्रदान आसानी से होगा, ब्लड का भी आदान प्रदान आसानी से होगा। लेफ्ट लंग, राइट लंग, और ठीक उसके नीचे डायफ्राम। ये डायफ्राम डोम शेप्ड होता है, इस तरह से गुंबद के आकार का। जब हम सांस लेते हैं तो ये इसका मैकेनिज्म तो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा कि हमारा डायफ्राम ऊपर आता है और हमारा लंग का वॉल्यूम बढ़ता है, जिससे कि अपने आप हवा जो है वो अंदर चली जाती है और फिर डायफ्राम नीचे आता है तो हवा बाहर निकल जाती है। इसको यहाँ कंक्लूड किया गया है, इंक्लूड नॉस्ट्रिल, नजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर सैक, एल्वियोली एंड लंग। और हवा कैसे कैसे जा रही है, ऑक्सीजन कैसे कैसे जा रही है, सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर नजल पैसेज, नजल चैम्बर, नेजोफैरिंग्स, ग्लॉटिस, लैरिंक्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकियाई, टर्शियरी ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल्स एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। यहां से होते हुए हवा जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जाती है। आप ये देख रहे हैं, ये डायग्राम यहाँ पे साइंस से है, जो कि यहाँ इंडिकेशन करता है कि हवा हमारे बॉडी के अंदर आ रही है और उसको वो जो टेम्परेचर, वेंटिलेशन का जो टेम्परेचर मेंटेन करता है वो इसके थ्रू होता है। यहाँ पर बच्चों जो भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, खासकर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, उसका यहाँ दिया हुआ है, आप इसको देखेंगे और समझेंगे। आप यहाँ देखें, दिस इज द एपिग्लॉटिस जिसकी मैंने बात की थी, दिस इज द कवर जो कि हमारे फूड पाइप को कवर करता है, यहाँ थायराइड मेम्ब्रेन, और यहाँ से आप देखिए ये कार्टिलेजियस मसल्स होता है, बहुत सिंपल कीन होते हैं ट्रैकिया के मसल्स। अब जो आपने पिछले स्लाइड में देखा था उसे यहाँ देखिए, ये ट्रैकिया जब यहाँ आके डिवाइड होता है तो इसको कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। इसके बाद ये सेकेंडरी ब्रोंकस, क्योंकि यहाँ से आगे देखिए यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ लिखा हुआ है सेकेंडरी ब्रोंकस। यहाँ उसके आगे जाने पर टर्शियरी ब्रोंकस और फिर टर्मिनल ब्रोंकस, यानी टर्शियरी ब्रोंकस जब और आगे डिवाइड होता है तब उसे हम टर्मिनल ब्रोंकस कहते हैं। और टर्मिनल ब्रोंकस के बाद आप यहाँ देखिए, ये टर्मिनल ब्रोंकस जो आगे जाकर करके सिंपल इपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ होता है एल्वियोली, वहां वो जाकर कनेक्ट होता है, और एल्वियोली ही वो एरिया है जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। इसको और देखो, यहाँ आप ये डार्क कलर जो देख रहे हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का है और रेड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का है, ये एल्वियोली रीजन है। और यहाँ देखिए, ये आप देखिए, दिस इज द पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वेन से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के बाहर जा रहा है और पल्मोनरी आर्टरी से भी बाहर जा रहा है, यानी अंदर आ रहा है। या एल्वियोली एट्रियम, तो एल्वियोली आर द एक्चुअल साइट ऑफ द रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। वहीं एल्वियोली वो साइट है जहां पर रेस्पिरेशन का एक्सचेंज होता है, और बाकी सांस कहाँ आ रहा है, जा रहा है, कुछ पता नहीं। लेकिन जो एक्चुअल रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं वो यहाँ पर होता है, जिसकी हमें पढ़ना है
गैसियस एक्सचेंज। अब यहाँ ये प्लूरा और एल्वियोली क्या है, इसकी प्लूरा और डायफ्राम की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले इसी को हम देखें। Lungs are surrounded with narrow space called pleural cavity, which is fixed by two membrane called pleural membrane. Pleural membrane क्या होता है, आप ये देखें, आप अपने लंग्स को देखें, पीछे आपका वर्टिब्रल कॉलम है, आगे आपके रिब्स हैं, दोनों तरफ से फिंगर टाइप का, ऊपर ये शोल्डर बोन है, नीचे डायफ्राम है, यानी चारों तरफ से लंग हमारा सुरक्षित है, सेफ है। और जब ब्रीदिंग करना होता है तो उसका मैकेनिज्म होता है कि जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो अपने आप एयर जाएगा, वॉल्यूम कमेगा तो अपने आप एयर जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो अपने आप हवा बाहर निकलेगी। तो इस मैकेनिज्म को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा और एक बार देख ले बोर्ड पे। हम कह रहे हैं कि हमें पढ़ना है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो पहले तो हमने ब्रीथ किया, सांस ली, लेकिन गैस का एक्सचेंज कहाँ कहाँ पे हो रहा है? तो सबसे पहले गैस का एक्सचेंज या एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम कहें, सबसे पहले तो हो रहा है एल्वियोली पे, क्योंकि एल्वियोली वो साइट है जहां पे O2 जो होता है वो इनटेक होता है और CO2 जो होता है वो आउट होता है। पहले तो यहां हुआ, इसके बाद ये एल्वियोली से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहां चला जाता है, ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज से होता हुआ वो एक्चुअल सेल के उस साइड पे जाता है जहां भी उसकी जरूरत होती है। सेल साइड पे जाने के बाद वो यहां भी एक्सचेंज हो रहा है गैस का, एक्सचेंज ऑफ गैस सेल साइड पे भी हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, O2 जो होता है वो अंदर जा रहा है और CO2 वो हो रहा है, क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो जगह हो रहे हैं, एक सेल साइड पे हो रहा है, एक एल्वियोली पे हो रहा है। क्लियर? जो गैसों का एक्सचेंज हम पढ़ रहे हैं, नॉस्ट्रिल से होती हुई ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी के अंदर आई है वो एल्वियोली रीजन पे ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है कि ब्लड कैपिलरी के थ्रू, CO2 बाहर जाती है, वो भी ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ही होता है। तो एक एल्वियोली साइड पे गैस का एक्सचेंज हो रहा है, दूसरा सेल साइड पे हो रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, CO2 बाहर हो रहा है, यहाँ भी जस्ट अपोजिट रिएक्शन। बच्चों इसी के साथ मैं आज की क्लास को कंक्लूड करना चाहूंगी। अगली क्लास में हम ब्रीदिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे, जिसमें हम हमारा जो सांस लेने की क्रिया है उसकी पूरी मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, आखिर कैसे ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर चली जाती है और CO2 अपने आप चली आती है। इसके लिए हमें कहीं से कोई ध्यान नहीं देना पड़ता, अलग से कोई प्रेशर नहीं लगाना पड़ता। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, बट हाउ डज इट हैपनिंग, ये कैसे होता है, कभी कभी तो हमें मालूम भी नहीं होता कि हम सांस ले रहे होते हैं। तो हाउ डज इट हैपनिंग, ये कैसे हो रहा है, इसके बारे में कंप्लीट मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। साथ ही हम ये पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन कैसे हमारे सेलुलर साइड पे जाकर करके हमारे फूड को ATP में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। बच्चों आई होप कि आज की क्लास को आपने अच्छे से पढ़ा है, समझा, मैंने पढ़ाने की पूरी कोशिश की, आपने उसे अच्छे से समझा है। अगर इसके बाद भी कहीं कोई आपको डाउट रहता है तो यू मस्ट राइट टू मी इन कमेंट सेक्शन, आप मुझे कमेंट में लिखें, पूछें और अपने इस स्लाइड को जो मैंने पढ़ाया, अपने इस जो रिकॉर्डिंग है इसको अन्य दोस्तों को भेजें, शेयर करें, ताकि लॉकडाउन जैसी स्थिति में वो सब इसका भरपूर लाभ उठा सकें। थैंक यू।